हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 वाटर के बारे में। ये क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। ये जो बच्चे क्लास 7 में हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही। उसके अलावा जो भी बच्चे यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी, जीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, उड़ीसा पीएससी, उनके लिए जो ज्योग्राफी है वो क्लास 6 से लेकर 12th तक की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। उसी के बाद आपको कोई भी बुक पढ़नी चाहिए जैसे जीसी लियोंग, तो क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटी समरी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। इसमें हम देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे वाटर पर्सिपिटेट होता है, कैसे कंडेंस होता है, कैसे इवेपोरेट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जब हम वाटर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिवर्स क्या है, वाटरफॉल्स क्या है, पिटर पैटर मतलब रेन ड्रॉप्स क्यों हो रहे हैं, वाटर जो हमारे टैब्स में आ रहा है, चिल्ड्रंस जो होते हैं पेपर बोट्स बना के, रेन पडल्स बना के फ्लोट करते रहते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो। ठीक है, तो पानी कहाँ जाता है नून टाइम में? सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है। मतलब जब सन की हीट होती है तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होती है तो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होके क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर ये फ्लोट करती रहती हैं। जैसे ही ये हैवी हो जाती हैं, जब फ्लोट नहीं कर पाती हैं तो रेन के फॉर्म में क्या होती है, हमारी अर्थ के ऊपर वापस आ जाती हैं। या रेन के फॉर्म में आती है, स्नो के फॉर्म में आती है, स्लीट के फॉर्म में आती है। तो देखो ये पूरी की पूरी वाटर साइकिल है। यहाँ से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हुआ, इवेपोरेशन होके इसका कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बन गए। जब ये क्लाउड्स वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो पर्सिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल होगा। रेनफॉल होके ये माउंटेन्स पे पानी गिरेगा तो पानी, ये जो पानी है वो रिवर्स के फॉर्म में रन ऑफ होके क्या करेगा, ओशन में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है अपना फॉर्म, और ये सर्कुलेट हो रहा है, ओशियन से लेके एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर एटमॉस्फेयर से लैंड में आ रहा है, फिर लैंड में वापस, लैंड से वापस से रिवर के थ्रू ओशियन में जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरे अर्थ पे क्या होता है, सर्कुलेट करता रहता है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जो स्मॉल हाउसेस ऑफ प्लांट्स को रखता है। तो हमारा अर्थ भी क्या है, एक टेरेरियम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरा नेचर को इसने कंजर्व किया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेरेरियम बोलेंगे। सेम वाटर जो एग्जिस्ट करता है सेंचुरी एगो एग्जिस्ट करता था, मतलब आज से 10-20 साल पहले जो एग्जिस्ट करता था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है। जो वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं हरियाणा में, वो मे बी फ्लो होकर अमेजोन रिवर में जाता है। जैसे कि जो भी हरियाणा में हमने दिया वाटर, वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके अमेजन फॉरेस्ट तक वहाँ ट्रेवल किया और अमेजन रिवर में मिक्स हो गया। मेजर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मेजर सोर्सेज जो है फ्रेश वाटर के वो है रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स। ठीक है, ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स द सॉल्टी वाटर। तो जितनी भी ओशियन बॉडीज होती हैं और सी होती है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। जो वाटर होता है ओशियन का वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, और लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स जो होते हैं वो ओशियन के वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब भी हम ओशियन का पानी मुंह में लेते हैं तो हमेशा हमको नमकीन, खारा या सॉल्टी लगता है। ठीक है, अब इसमें कौन से सॉल्ट्स होते हैं, देखो ये एक डायग्राम आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें क्या किया गया है, ये रिवर्स दी हुई है। देखो ये है अमेजोन रिवर, दूसरा ये मिसिसिपी रिवर, ये सॉल्ट लेक सिटी है। ठीक है, और ये लेक्स हैं यहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, ठीक है, विनीपेग लेक, सुपीरियर लेक, लेक ह्यूरॉन। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स में आती हैं। उसके अलावा ये है हमारी नाइल रिवर, ये है कॉन्गो रिवर, ये है नाइजर रिवर। ठीक है, उसके बाद ये दनूबे रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर गंगा रिवर, फिर हुआंगे रिवर। ठीक है, ये सारी रिवर सिस्टम इसमें दिया हुआ है। और ये सारे ओशियन है, पैसिफिक ओशियन हो गया, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन है पूरा। एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, और ये वापस से इधर पैसिफिक ओशियन है। इसके अलावा ऊपर एक ओशियन होता है जिसको हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं, नीचे अंटार्कटिका के पास वाला जो ठंडा ओशियन होता है उसको हम सदर्न ओशियन बोलते हैं। अब देखो जो भी सॉल्ट डिजोल्व होता है ओशियन में वो अधिकतर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल सॉल्ट जो होता है जो हम खाते हैं, वही वाला सॉल्ट जो होता है वो ओशियन वाटर में हमको मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर बॉडीज का, हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 3/4 अर्थ सरफेस जो है, मतलब अगर हमारा 3/4 मतलब कितना है,
अगर 4/4 में से 4/4 का 3/4 पार्ट जो है वो पूरा ओशन से घिरा हुआ है, मतलब पानी से घिरा हुआ है, 1/4 पार्ट जो है वो लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्री फेस द वाटर स्कैरिसिटी। जब इतना सारा पानी है तो वाटर स्कैरिसिटी क्यों है, क्यों? इज ऑल दी वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ, हमारे लिए नहीं है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन दी परसेंटेज। अब क्या होता है, देखो ओशन में जो वाटर है वो 97.3 है, लेकिन ये वाटर क्या है, किसी भी यूज का नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सलाइन वाटर है, इसमें सॉल्ट भरा हुआ है। अब 97.3 में से बचा हुआ जो 2% है वो किस में है, आइस कैप्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में जमा हुआ है। और उसमें से 0.68% जो है वो हमारे पास ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, 0.009 वाटर लेक्स के फॉर्म में है, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक के फॉर्म में 0.009 है, एटमॉस्फेयर में 0.0019 है, और रिवर के फॉर्म में 0.001 है। मतलब इतनी सारी रिवर जो हम फ्लो करते हुए देखते हैं उनमें सिर्फ कितना पानी है, 0.001 वाटर है, ठीक है। तो ऐसे टोटल करके 100% हो गया। तो ये वाला जो है वो कितना है, हमारा फ्रेश वाटर है। अब सैलिनिटी क्या होती है, तो सैलिनिटी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन दी 1000 ग्राम्स ऑफ दी वाटर, मतलब कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स ऑफ दी वाटर को, उसको हम उसकी सैलिनिटी बोलते हैं। एवरेज सैलिनिटी ओशन की कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, मतलब 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम्स में इतना सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो हम उसको नॉर्मल सैलिनिटी बोलते हैं। ऐसे एक डेड सी है इजराइल में, वहां की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, 340 ग्राम्स जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ दी वाटर में, ठीक है। मतलब 340 ग्राम्स जो है वो प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स ऑफ दी वाटर में, जो वेरी हाई सैलिनिटी को डिनोट करता है। इसके वजह से हाई सैलिनिटी होने के बाद पानी जो है वो थिक है, तो स्विमर्स जो है उसमें फ्लोट नहीं कर सकते हैं, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो सिंपल एक्टिविटी से। देखो इन्होंने क्या किया है, 2 लीटर पानी लिया है, उसमें से सिर्फ 12 स्पून ऑफ वाटर है उसको वेसल से बाहर निकाल दिया, बाकी का जितना रेस्ट ऑफ दी वाटर बचा है वेसल में वो पूरा का पूरा ओशन वाटर है। अब ये जो 12 स्पून है उसमें से एक ड्रॉप है, 12 स्पून में से एक ड्रॉप जो है वो रिवर, उतने ही रिवर्स है हमारे यहाँ पे। हाफ स्पून जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स है, 2 स्पून जो है वो हमारी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में रिजर्व है, और बाकी की बची हुई 9 स्पून जो है वो आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, आइस कैप के फॉर्म में अवेलेबल है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दी सर्वाइवल। वाटर जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। सिर्फ वाटर हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज द वाटर केयरलेसली। अब हमारे लिए वाटर क्या है, बहुत ही बड़ा प्रीशियस रिसोर्स है, और अगर हम इसको वेस्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में तो हम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसको वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज अभी भी वाटर स्कैरसिटी फेस कर रही है। लोगों के यहाँ पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। बहुत सारी जो मेजर रिवर्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमको देखने को मिलती है। अब ओशियन का सर्कुलेशन क्या होता है, देखो देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग वेयर फीट ऑन द सी शोर, द बेड सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीजेस, द सी वर्ड, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स। देखो क्या होता है, हम जब ओशियन के किनारे जाते हैं तो हम बेयर फीट से जब सी शोर पे चलते अच्छा लगता है, बीच जो होता है वो गीला गीला होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सी वर्ड्स हमको दिखती है, सॉल्ट की स्मेल आती रहती है एयर में, वेव्स का म्यूजिक चलता रहता है, तो ये सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जबकि जो काम वाटर होता है पॉन्ड्स का, लेक्स का, वो ओशियन वाटर के कंपैरिजन में उतना मूव नहीं होता जितना ओशियन वाटर जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ठीक है। ये कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा मूव करता रहता है, कभी भी आपको कोई भी ओशियन का पानी रुका हुआ नहीं दिखेगा। ये जो मूवमेंट होता है वो इसलिए होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, या तो वेव्स के फॉर्म में होता है, या टाइड्स के फॉर्म में होता है, या फिर करंट्स के फॉर्म में होता है। तो ओशन वाटर हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे यूपीएससी या एमपीपीएससी या जीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करे तो उनको पता होगा 22 मार्च जो है ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, इसको वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम जो है आप करंट अफेयर से नोट कर सकते हो कि इस बार 2022 की थीम क्या रही है, क्या रहेगी। मार्च 22 में आएगा ये, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अब वाटर इज री इन द डिफरेंट वे। अब क्या होगा देखो,
अब ओशियन में जो वाटर मूव करता है उसके अलग अलग होता है। जैसे पहला होता है वेव्स। वेव्स में क्या होता है, जब आप कोई भी बॉल को थ्रो करते हो बीच से, तो बॉल जो होती है वो वाटर में चली जाती है, फिर वापस में वापस से बैक आती है, ठीक है। जब वो शोर पे वापस आता है, वही वेव्स, वही पानी वापस आता है, तो वो बॉल भी वापस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जब वाटर है जो सरफेस ऑफ द ओशियन पे राइज होता है और फॉल होता है अल्टरनेटली, इसको हम वेव्स बोलते हैं। मतलब आता है जाता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड्स ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जो वेव्स होती है उसका साइज जो होता है वो विंड पे डिपेंड करता है। जितनी तेज हवाएं चलेंगी, जितनी तेज विंड ब्लो करेगी, उतना बड़ा वेव का साइज होगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम द ह्यूज वेव्स। अब जब स्टॉर्म आता है या तूफान आता है, तो विंड जो होती है बहुत ही हाई स्पीड से ब्लो करती है और बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। इसके वजह से, इन बड़ी वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। एक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ये सब जो होते हैं उसके वजह से ओशन वाटर शिफ्ट होता है। ह्यूज टाइडल वेव्स आते हैं जिसको हम सुनामी बोलते हैं। जब अर्थ मतलब ओशन फ्लोर पे जब भी कोई भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, ओशन फ्लोर का वाटर मूव करता है, जिसकी वजह से हमको सुनामी देखने को मिलती है। और जो सुनामी वेव्स होती है उनकी हाइट होती है 15 मीटर से ज्यादा होती है। लार्जेस्ट सुनामी जो अभी तक मेजर की गई है वो 150 मीटर हाई होती है। ये जो वेव्स होती है बहुत वेरी हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, 700 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी होती है 2004 की, उसके वजह से वाइड स्प्रेड डैमेज आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार का, वो आइलैंड सबमर्ज हो गया है सुनामी के बाद। जो सुनामी आई थी 2004 की, उसके वजह से जो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार का इंडिया का लास्ट पॉइंट है, लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। और हार्बर वेव्स क्या करती हैं, हार्बर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जब भी सुनामी आता है। अब सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम, ठीक है। अब सुनामी क्या करता है, सुनामी वेव जब भी स्ट्रक करी, इंडियन ओशन को स्ट्रक करी थी 26 दिसंबर 2004 को, तो ये हैवॉक क्रिएट किया था। वेव, ये जो वेव बनती है वो किसकी वजह से निकलती है, अर्थक्वेक या कोई एपिसेंटर होता है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दी सुमात्रा रीजन। मतलब इंडोनेशिया के पास में कहीं पे अर्थक्वेक आया था, जिस कितने स्केल का आया था, 9.0 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर आपको ये मैग्नीट्यूड देखने को मिला था। इस वजह से इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई, और इसके वजह से सडन मूवमेंट आपको सी फ्लोर पे देखने को मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। ओशियन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस्ड हो गया था 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ओशियन फ्लोर पे अर्थक्वेक आया तो ओशियन फ्लोर थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो और उस टिल्ट की वजह से वहां पे एक गैप क्रिएट होगा। उस गैप को भरने के लिए बहुत सारा वाटर जो है वो उस जगह को फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो कोस्ट लाइन वाला एरिया था साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का, वहां का सारा पानी बर्मा प्लेट के इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, उस गैप को भरने के लिए चला गया था, ठीक है। जैसे ही वो प्लेट वापस अपनी पोजीशन पे आती है, तो ये जो वाटर मास होता है वो वापस कोस्ट लाइन की तरफ हिट करता है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं। और ये बहुत स्पीड से वापस जाता है, इसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर्स तक भी हो सकती है, जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इक्वल होती है, ठीक है। और इसके वजह से ये पूरा का पूरा आइलैंड्स जो थे इंडियन ओशन में, उस सबको वॉश्ड अवे कर दिया था। इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो तो सबमर्ज हो गया था, कंप्लीटली सबमर्ज हो गया है। जैसे ही अर्थक्वेक की वेव सुमात्रा की तरफ, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ, श्रीलंका की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम होती चली गई, ठीक है। लेकिन इनकी ट्रैवल स्पीड जो थी वो भी डिक्लाइन हो गई, 700 to 900 किलोमीटर पर आवर थी, जो टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 700 to 900 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ कितनी रह गई थी, 70 किलोमीटर पर आवर रह गई थी। अब जो सुनामी वेव्स है वो ट्रेवल करती हैं अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डेप्थ में ट्रेवल करती हैं। कोस्ट पे जैसे ही हिट करती है वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग मर गए थे, लाखों की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। इंडिया को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था, और सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। While the earthquakes cannot be predicted in advance, जब हम अर्थक्वेक को एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो
इसमें क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ 3 घंटे पहले ही नोटिस दे सकते हैं कि सुनामी आने के चांसेस हैं। तो ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो पैसिफिक ओशियन में तो लगाया है, लेकिन इंडियन ओशियन में नहीं लगाया है, क्योंकि वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज जो होती है वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू दी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स है जिसमें सिस्मिक एक्टिविटीज चलती रहती है, लेकिन इंडियन ओशियन में उतना नहीं होता है, इस वजह से वहां पे ये सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया है। ठीक है, जो सुनामी आई थी 2004 में, जिसके वजह से बहुत ज्यादा डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हुआ था, जो अभी तक वहां का डिवेस्टेटिंग इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़े एरिया और प्रॉपर्टी को इसने डैमेज किया था। ठीक है, जो कोस्ट डिवेलर्स थे इंडियन ओशन के वो सब इसमें चले गए थे। फर्स्ट इंडिकेशन जो है सुनामी का वो है रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। अगर आपको सुनामी को प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता है, कोस्टल रीजन का पूरा पानी क्या होता है, चला जाता है, जिसके ऐसा लगता है कि पूरा कोस्ट जो है वो खाली हो गया, पूरा सी शोर जो है वो, पूरे बीचेस जो है वो खाली हो गए। इसका मतलब है कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि वो उस गैप को भरने के लिए पानी गया है, और वो जितनी तेजी से गया है उतनी ही तेजी से वापस आएगा और डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द हाई ग्राउंड द स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। अब लोगों को क्या लगता है, जैसे ही पानी पीछे जाता है लोग देखते, अरे यार ये तो अजूबा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा तो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। जबकि वहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वहां से भागना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हिट कर सकता है। ठीक है, सुनामी के फॉर्म में। तो इस वजह से बहुत सारी नंबर ऑफ कैजुअलिटी हुई थी, लोगों ने मतलब क्यूरियस लोगों ने फोन कर करके बुलाया था को कोस्टल एरिया का पानी चला गया, पता नहीं क्या हो गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, फिर जब वो बाद में सुनामी के फॉर्म में आया तो सारे के सारे लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी था सुनामी का, जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी तमिलनाडु कोस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइड्स। देखो टाइड्स क्या होता है, ये रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशियन वाटर का ट्वाइस इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार ऐसा होता है कि रिदमिक राइज होता है और फॉल होता है। हाई टाइड जो होते हैं जब वाटर शोर पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, लो टाइड जब होता है जब वाटर अपने लोएस्ट लेवल पे रिसीड होता है शोर से, उसको हम बोलते हैं लो टाइड। तो दो टाइप के टाइड्स होते हैं, एक हाई टाइड होता है और एक लो टाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं वो क्यों दिखते हैं, ये सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो अर्थ के ऊपर लगता है, इसी की वजह से आपको टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट किया जाता है सन और मून के द्वारा अर्थ सरफेस पे, इसी की वजह से टाइड आते हैं। ठीक है, जो वाटर होता है ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज द हाई टाइड्स। ठीक है, अब देखो हाई टाइड्स क्या होता है और लो टाइड्स क्या होता है। उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड होता है, एक नीप टाइड होता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जब मून और सन दोनों एक ही मतलब दोनों अर्थ के ही सेम पोजीशन पे हो, जैसे सन मून और अर्थ ये एक ही पोजीशन पे हैं, तो सेम पोजीशन में, तो इस टाइम पे सन और मून का दोनों का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड्स या हाई टाइड्स बोलेंगे। लेकिन जब मून क्वाड्रेचर पोजीशन में आ जाएगा, मतलब सन का फोर्स तो लग रहा है लेकिन मून का इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा वो काउंटरएक्ट कर जाएगा, इसके वजह से कौन से टाइड्स आते हैं, नीप टाइड्स आते हैं। समझ में आया। अब क्या होता है, देखो फुल मून या न्यू मून डे के दिन जो सन मून और अर्थ है वो सेम लाइन में रहते हैं, तो इस टाइम पे जो टाइड्स होता है ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से हाईएस्ट होता है। ठीक है, इन टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, उसके वजह से ओशियन वाटर जो होता है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन के, मतलब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्रॉस कर जाता है, इसके वजह से क्या आते हैं, लो टाइड्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, हाई टाइड्स जो होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर लेवल शोर के पास में बढ़ जाता है, इसके वजह से शिप्स जो होती हैं वो हार्बर में इजीली एंटर कर जाती हैं। तो हाई टाइड्स आल्सो हेल्पफुल होता है फिशिंग में, बहुत सारी फिशेस जो होती हैं वो एक दूसरे के शोर के पास में आ जाती हैं हाई टाइड्स के वजह से। ठीक है, इसके वजह से जो फिशरमैन होता है उसको बहुत सारी प्लेंटीफुल कैच मिल जाता है। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर के वजह से टाइड जो आते हैं उसके वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं कुछ कुछ प्लेसेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
Fill 3/4 of a bucket with the tap water. Heat the water by putting an immersion rod on the one side of the bucket. On the other side, introduce an ice tray. Just remove the from the freezer. Add a drop of the red ink to observe the path of the current by the process of the convection. इसमें कुछ नहीं किया है, 3/4 बकेट भरी है, उसको हीट किया है हीटिंग रॉड से, और एक साइड में इन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड वाटर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा इंक डाल दिया, फिर उसके बाद आपको देखना है कि पानी का कैसे मिक्सिंग होती है, जो हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर उसकी मिक्सिंग कैसे होती है। उसी टाइप से जो मिक्सिंग होती है वो ओशियन करेंट्स की होती है। ओशियन करेंट्स में क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है ओशियन सरफेसेस पे इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशियन करेंट्स जो होता है वो कोल्ड भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है। दो तरह के करेंट्स होते हैं, एक तो वार्म ओशियन करेंट्स होता है और दूसरा कोल्ड ओशियन करंट होता है। जनरली जो वार्म ओशियन करेंट्स होते हैं वो इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होते हैं और पोल की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो वाटर को कैरी करते हैं पोलार टू दी हायर और हायर लैटिट्यूड्स टू दी ट्रॉपिकल और दी लोअर लैटिट्यूड्स। मतलब कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो पोल रीजन से स्टार्ट होके किधर जाते हैं, इक्वेटर वाले रीजन पे जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में जाते हैं, ठीक है। लैब्राडोर ओशियन करंट जो होता है वो कौन सा करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो कौन सा करंट है, वार्म करंट है। समझ में आया, लैब्राडोर ओशियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसा करंट है, वो वार्म करंट है। ओशियन करंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया को। वार्म करंट्स जो होता है वो वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस की वजह से होता है। देखो क्या होता है, जहां से कोल्ड करंट फ्लो करेगा वहां उस एरिया को कूलिंग इफेक्ट देगा, जहां से वार्म करंट फ्लो करेगा वहां पे वार्म टेम्परेचर होगा और वार्मिंग इफेक्ट देगा। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट की मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके वजह से बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस पाए जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक प्लेस है न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का हॉट करंट या वार्म करंट और लैब्राडोर करंट ये दोनों की मिक्सिंग होती है, इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा मिलता है। फिर यहाँ पे एक वार्म करंट होता है क्यूरोशियो और ये होता है कोल्ड करंट ओआशियो, इन दोनों की मिक्सिंग होती है, इसके वजह से क्या बनता है, फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्लेसेस होती है जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। अब सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एज दी सच एग्जाम्पल। तो जापान के पास में ऐसा होता है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये वाले यहाँ पर होता है और यहाँ जापान में, ये दो जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट का मीटिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट के मिक्स होने की वजह से क्या होता है, फॉगी वेदर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने देखा कि वाटर साइकिल होती है, जिसमें पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि वाटर बॉडी में 97% जो वाटर है वो ओशियन का वाटर है, जो सलाइन वाटर है। बाकी जो 3% वाटर है वो ही हमारे लिए फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी ज्यादा पार्ट जो है वो कहाँ पर है, आइस कैप्स के फॉर्म में जमा हुआ है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा, हमने देखा ओशन सर्कुलेशन होता है वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, करंट्स के फॉर्म में। वेव्स हमने देखा कि जो मतलब ओशियन का राइज और फॉल होता है अल्टरनेटली, उसको हम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेव्स जैसे सुनामी वेव्स आती हैं, सुनामी वेव्स का स्पीड बहुत हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी टाइड्स आती है। टाइड्स में क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशियन वाटर का ट्वाइस इन अ डे। और ये टाइड्स क्यों आते हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जब सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। जब सन और मून क्वाड्रेचर पोजीशन में होते हैं तो दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कम लगता है, इसकी वजह से नीप टाइड्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ओशियन करंट्स के बारे में। दो तरह के ओशियन करंट्स होते हैं, एक वार्म ओशियन करंट होता है, एक कोल्ड ओशियन करंट होता है। गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो वार्म ओशियन करंट है, ठीक है, जबकि लैब्राडोर करंट जो होता है वो कोल्ड ओशियन करंट होता है। और जहाँ पे भी ये वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा मिलता है और फॉगी वेदर हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये तो चैप्टर नंबर 5 है, कंप्लीट हो गया है। इसके पहले भी अगर आपको बाकी के
4 चैप्टर्स देखने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं, उनकी समरी वीडियोस भी देखने हैं। देखो ये हमारा समरी वीडियोस था, इसके बाद एक एक्सरसाइज का छोटा सा वीडियो आएगा 5 मिनट का, जिनको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। समरी देखने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको डायरेक्टली मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, फुल क्लास तमिलनाडु हिस्ट्री। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।